गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर। बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भूगोल। इस भारत की भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। और जनसंख्या के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने अब तक सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझा, और जनसंख्या वृद्धि के जो हमारा इतिहास था कि भारत के अंतर्गत किस तरह से जनसंख्या वृद्धि 1901 के दशक से लेकर 2011 के दशक तक बढ़ी, और उस 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हमने आपको ये जनसंख्या वृद्धि के साथ जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चाएं की हैं। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर हमने भारत को 4 बड़े कैटेगरियों के अंतर्गत बांटा। सबसे पहली कैटेगरी के अंतर्गत हमने स्थिर जनसंख्या की कैटेगरी रखी। स्थिर जनसंख्या की कैटेगरी बाद में हमने धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि को जाना। फिर उसके बाद में हमने तीव्रतम गति की जनसंख्या वृद्धि को समझा, और उसके बाद में 1981 के दशक के बाद में जनसंख्या की वृद्धि में कमी को समझा। जनसंख्या वृद्धि के बाद में हमने जनसंख्या वितरण को जाना, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को समझा। जब जनसंख्या वितरण की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि जनसंख्या वितरण जो होता है वो स्थानिक जो स्थितियाँ होती हैं, या हम कह सकते हैं जो क्षेत्रीय जो स्थितियाँ होती हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों पर या क्षेत्रीय जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों पर जो हमारा जनसंख्या का जो वितरण है वो जनसंख्या का जिसका जो वितरण जो पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, वो निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी क्षेत्रीय विविधताओं पर जो है निर्भर करता है, क्षेत्र की विशेषताओं पर, क्षेत्रीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। फिर हमने जनसंख्या वितरण के बाद में जनसंख्या घनत्व की बात की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। और पॉपुलेशन डेंसिटी के अंतर्गत हमने आपको बताया कि सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब अर्थात जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। इस जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो हमने उन कारकों के बारे में देखा। सबसे महत्वपूर्ण कारक भौगोलिक जो कारक, जिसके अंतर्गत हमने धरातल को समझा। धरातल के बाद में हमने वहाँ की मिट्टी को समझा। मिट्टी के बाद में हमने वहाँ की जल की उपलब्धता को समझा। जल की उपलब्धता के साथ साथ हमने फिर वहाँ फसलों के उत्पादन को समझा। फसलों के उत्पादन के बाद में हमने वहाँ के आर्थिक जो है पहलू को जाना। आर्थिक पहलू के अंतर्गत खनिज संसाधन को समझा, आर्थिक जगत को समझा, आर्थिक क्रियाओं को जाना। ये ऐसे कारक हैं जो हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, जिसके साथ साथ हमने कुछ सामाजिक जो है इशू को भी जाना। फिर उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल इशू को समझा, अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये तीनों इशू जो हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को जो है प्रभावित करते हैं। इन तीनों ही कारकों के कारण परिणाम स्वरूप वहाँ की संस्कृति कैसी है, किस प्रकार की वहाँ की धर्म है, किस प्रकार की जाति है, किस प्रकार का समुदाय है, इसके बाद में वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का राजनीतिक माहौल है वो किस प्रकार का माहौल है, अराजकता का माहौल है, शांति प्रिय माहौल है, आक्रमणकारी माहौल है। ये सारी जो बातें हैं, इन बातों को हमने इन जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत समझा। इन सबको समझने के बाद में जनसंख्या वितरण के आधार पर भारत को कितनी कैटेगरियों में बांटा गया है, ये हमने आपको बताया था कि जनसंख्या वितरण के आधार पर 4 कैटेगरियों को जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, इस जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमने भारत को 4 बड़ी श्रेणियों में बांटा। सबसे पहली श्रेणी बांटी सामान्य जनघनत्व क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। दूसरे हमने बांटा कम जनघनत्व वाले क्षेत्र।
फर्स्ट नंबर बाटा कम जन घनत्व वाले क्षेत्र, सेकंड नंबर बाटा सामान्य जन घनत्व क्षेत्र, थर्ड कैटेगरी बाटी मध्यम जन घनत्व क्षेत्र, और चौथी कैटेगरी बाटी अति उच्च जन घनत्व क्षेत्र। हमने जो जनसंख्या का जो घनत्व था, इस जनसंख्या घनत्व को समझ के इसके प्रभावित करने वाले कारकों को जान के हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत को उसकी सामान्य या भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कह सकते हैं या सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कह सकते हैं। तो हमने ये पाया कि ये भारत जो है 4 भागों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व के आधार पर बटा हुआ है। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर अगर व्यक्तियों की बात करते हैं तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, वह भाग जहाँ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इस कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत सिक्किम, अरुण, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, साथ ही साथ राजस्थान का जो हमारा रेगिस्तानी जो भाग है, पश्चिमी राजस्थान, साथ ही साथ में गुजरात का कच्छ का भाग, कच्छ का जो रण है या कच्छ का जो दलदल है, ये जो भाग हैं वो हमारे कम जनसंख्या घनत्व वाले भागों में आते हैं। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद में हमने सामान्य जनसंख्या घनत्व की बात की, और सामान्य जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के निवास जो है इन सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले भागों के अंतर्गत करते हैं। और इस सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले भागों के अंतर्गत हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है, हमारा उत्तराखंड आ जाता है, हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाता है, हमारा राजस्थान आ जाता है, साथ ही साथ में हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। ये जो राज्य हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले, तो मध्यम जनसंख्या घनत्व में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के रूप में निवास करते हैं। 5 यानी 250 से लेकर, यानी 250 से लेकर 500, 250 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तो वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले भाग क्षेत्र कहलाते हैं। इन मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले भागों के अंतर्गत जो हमारे जो राज्य आते हैं, उन राज्यों के अंतर्गत जो है हमारा गुजरात आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, आंध्र आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, उड़ीसा आ जाती है। ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं जहाँ 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो हैं लोग व्यक्तियों का निवास है। उसके बाद में उच्च जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और उच्च जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत हमारे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले भागों के अंतर्गत आ जाते हैं। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करते हैं यूटी की, अर्थात हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत दिल्ली, ये तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या
घनत्व के केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें आता है दिल्ली। अगर हम राज्यों की हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार आता है बिहार। यहाँ लगभग 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लगभग 1106, यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल का आता है और थर्ड नंबर पर केरल आता है। फर्स्ट नंबर पे हमारा बिहार है, फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल का और थर्ड नंबर पर केरल राज्य का। तो भारत के अंतर्गत ये तीन जो राज्य हैं, तीन जो बड़े राज्य हैं, इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत दिल्ली, दिल्ली के बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में पुडुचेरी, इन केंद्र शासित प्रदेशों का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है। हमने जनसंख्या घनत्व की बात की। इसके बाद में अगला जो बिंदु है हमारा जनसंख्या घनत्व के बाद में अगला बिंदु वो आता है हमारा लिंगानुपात। इसी जनसंख्या से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है लिंगानुपात। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सेक्स रेशियो का जो तात्पर्य होता है वो होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात, कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या का अनुपात। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणा 1000। ये हमारा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। अर्थात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वो हमारा लिंगानुपात है। अगर हम भारत की 2011 की जनगणना की हम बात करें और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात की बात करें, भारत और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 लिंगानुपात भारत का आता है। यानी कि पूरे अगर हम भारत की लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत लिंगानुपात की जो दशा है वो आती है 2011 की जनगणना के अनुसार 943, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। अर्थात यहाँ लिंगानुपात, भारत के लिंगानुपात के अंतर्गत जो कमी या गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण छुपे हुए हैं जो आज हमारे भारत के अंतर्गत लिंगानुपात में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो ये जो कमी हुई है, भारतीय लिंगानुपात में जो कमी हुई है, इसके जो पीछे जो कारण छुपे हुए हैं, उन कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है लड़कियों की उपेक्षा करना। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या करना।
तीसरा जो कारण है कि जो हमारी प्रसव जो क्रियाएं हैं उन प्रसव क्रियाओं के अंतर्गत सुविधाओं का अभाव होना। चौथी अगर हम बात देखते हैं तो चौथी बात ये निकल के सामने आती है कि जो स्त्री जो है उसका जो पारिवारिक या अपन कह सकते हैं घरेलू जो है दबाव में रहना। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आज भारत का लिंगानुपात धीरे धीरे घट रहा है। भारत में लिंगानुपात के घटने के पीछे जो कारण छिपे हुए हैं उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण यह है कि यहाँ लड़कियों की अपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ जो लड़का है उसे हम वंश वृद्धि का कारक मानते हैं। परिणाम लड़कियों की अपेक्षाएं हो रही हैं। साथ ही साथ जो नवजात जो कन्याएं हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, अर्थात जिसको हमने भ्रूण हत्या देखने को मिलती हैं, अर्थात कन्या भ्रूण हत्या भी इस लिंगानुपात के घटने का एक प्रमुख कारण है। दूसरी बात, अशिक्षा भी हम कह सकते हैं कि ये इसका एक कारण हो सकता है कि अशिक्षित जो लोग हैं वो इस प्रकार की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके बाद में हमारी जो प्रसव की जो क्रियाएं होती हैं उस प्रसव क्रिया के दौरान जो हमारी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में भी कमी है। प्रसव क्रियाओं की सुविधाओं में कमी के कारण भी हमारा जो सेक्स रेशो है वो धीरे धीरे घट रहा है। और साथ ही साथ फिर स्त्री की जो दशाएं हैं, जो वुमेन की जो कंडीशन है, जो फैमिली के अंतर्गत जो एक स्ट्रेस के अंतर्गत दबाव के अंतर्गत रह रही है, वो भी हमारा जो है इस सेक्स रेशो को कम करने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता। हमने इस लिंगानुपात को समझा तो लिंगानुपात की परिभाषा ये हुई कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो हमारा भारत का जो लिंगानुपात होगा वो कितना है? 943। लिख सकते हैं कि भारत का 2011 जनगणना के आधार पर लिंगानुपात 943। अब हमारे माइंड में ये बात आ रही थी कि ये जो लिंगानुपात है वो भारत का लिंगानुपात कम क्यों हो रहा है? तो उसके कारण हमने बताए, कन्या भ्रूण हत्या है, प्रसव के अंतर्गत जो है सुविधाओं में कमी है, साथ ही साथ जो है अशिक्षा, साथ ही साथ जो है हमारे लड़कियों की उपेक्षाएं की जा रही हैं, लड़कों को वंश वृद्धि का कारक माना जाता है, साथ ही साथ महिलाओं की या स्त्रियों की जो घरेलू दबाव के अंतर्गत रह रही हैं, ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो लिंगानुपात को घटाने का कारण बन रही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो भारत का लिंगानुपात है वो किस राज्य का है? तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है भारत का 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा? वो होगा केरल। भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जो राज्य है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वाला जो राज्य है वो है हमारा केरल। और न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है आपका हरियाणा। और न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो आपका है हरियाणा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के अंतर्गत कितना मिलता है ये भी पूछा जा सकता है। तो 1084 लिंगानुपात जो है केरल का देखने को मिलता है। और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपका किस में देखने को मिलता है? हरियाणा के अंतर्गत देखने को। तो हमने लिंगानुपात को समझा कि लिंगानुपात किस तरह से, अब इसके हमने कारण भी समझे थे। लिंगानुपात की कमी के कारण को भी आप कहीं लिख सकते हैं। लिंगानुपात
में कमी के कारण, कारक कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। इसमें पहला है हमारा लड़की की उपेक्षा, दूसरा लड़का वंश वृद्धि, तीसरा कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, गरीबी, प्रसव सुविधा में कमी, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी कमी, घरेलू दबाव स्त्री पर। ये कुछ कारण थे जो हमारे लिंगानुपात के अंतर्गत धीरे धीरे गिरावट के कारण बने। लिंगानुपात में जो कमी हो रही है, इस लिंगानुपात की कमी के कुछ कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि लड़की की जो है, गर्ल्स जो हैं उनकी उपेक्षाएं की जा रही हैं। लड़कों को वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। कन्या जो भ्रूण हत्या हैं, जो आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, टीवी पे समाचारों में सुनते हैं आए दिन की घटनाएं, ये भी इसका जो है लिंगानुपात का एक कमी का कारण बना है। साथ ही साथ गरीबी और अशिक्षा का कारक, प्रसव जो सुविधाएं होती हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस की जो प्रॉपर जो मेडिसिन जो होती हैं, जो फैसिलिटी होती है मेडिकल की, वो नहीं मिल पाती हैं। साथ ही साथ जो उनका न्यूट्रिशन है और जो उनकी हेल्थ होती है, वो भी जो है इस लिंगानुपात की कमी का कारण बनते हैं। जो घरेलू जो स्ट्रेस होता है, जो दबाव रहता है, वो महिलाओं के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा कि ये लिंगानुपात की कमी के कारण है। हमने इसके सबसे पहले परिभाषा को समझा, परिभाषा के बाद में इसके कमी के कारणों को समझा। उसके बाद में हमने 2011 के आधार पर भारत की लिंगानुपात कितना है वो समझा कि भारत का लिंगानुपात 943 है। और हमने ये भी जाना कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084, और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की। तो इस तरह से हमने जनसंख्या के बिंदु के अंतर्गत से जो है लिंगानुपात की बात की। लिंगानुपात के बाद में यहाँ अगर हम लिटरेसी की बात करें, तो लिटरेसी की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो आप इसे भी समझ लें। अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी अगर साक्षरता की बात करते हैं, तो लिटरेसी और साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही यहाँ की जो लिटरेसी है वो 73% जो है साक्षरता भारत की देखने को मिलती है। अर्थात अगर हम इसकी थोड़ा सा अगर इसका बैक साइड में अगर हिस्ट्री देखें लिटरेसी की, तो हिंदुस्तान के अंतर्गत जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 1950 के दशक के अंतर्गत जो है लिटरेसी बहुत कम थी। हिंदुस्तान की लगभग 18 से 20% ही जनसंख्या जो थी वो साक्षर थी। अर्थात लिटरेसी की जो दर थी, वो लिटरेसी की दर को अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अगर हम बात करें, 1950 के दशक की अगर हम भारत की बात करें, तो लिटरेसी 1950 के दशक के अंतर्गत हमारी जो लगभग 20% के समथिंग ही थी। धीरे धीरे जो है 1950 के दशक में जब 18 से 20% लोग जो हैं साक्षर थे, साक्षरता नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। फिर उसको शिक्षा को बढ़ाने का जो है कार्यक्रम किया गया, सरकार के द्वारा किया गया। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई और योजनाओं के आधार पर जो है जगह जगह स्कूलों को खोला गया और साक्षरता की दर को बढ़ाई गई। इस साक्षरता के मान में 1990 का जो दशक देखते हैं, तो 1990-91 का जो दशक है उसके अंतर्गत साक्षरता देखो 1951-50 की अगर बात करते हैं तो यहाँ 18 से 20% लोग साक्षर थे। अगर
90-91 के दशक की बात करते हैं तो यहाँ 50% लोग जो है साक्षरता हो गई थी भारत की, कि 1990 के दशक में जो है 50% लोग साक्षर हो गए थे। फिर इसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा और ध्यान दिया गया, शिक्षा पर ध्यान दिया गया, लोगों को और ज़्यादा साक्षर किया गया। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, लोगों के अंतर्गत अवेयरनेस लाई गई, लोगों के अंतर्गत अवेयरनेस के परिणाम स्वरूप स्कूलें खोले गए, हर गाँव के अंतर्गत, हर छोटे कस्बे के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, इस प्रकार के जो हैं शिक्षा के प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई। और योजनाओं के दौरान अगर हमने देखा तो 1990 के दशक में जो भारत की जो लिटरेसी थी वो लगभग 50% जो है भारत की साक्षरता देखने को मिली। और आज जो हमारे 2011 का आंकड़ा जो कहता है, वो 2011 का आंकड़ा हमारी जो लिटरेसी की जो दर है उसको 73% बता रहा है। परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे हमारी जो साक्षरता की जो दर थी, उस साक्षरता की दर के अंतर्गत मान में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हमने हमारा जो इस इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक था पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और इसके अंतर्गत हमने इसको पूरा डिटेल से देखा है कि जनसंख्या वृद्धि को समझा। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, तो इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी चीज़ों पर गौर किया, ज़रा इस पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये जो पूरा यूनिट जो पॉपुलेशन का है इसमें किस किस चीज़ की चर्चाएं की हैं। तो एट फर्स्ट हमने जनसंख्या वृद्धि की बात की, फिर हमने जनसंख्या वितरण की बात की, फिर हमने जनसंख्या घनत्व के बाद में हमने इसमें लिंगानुपात, और फिर उसके बाद में जाते जाते हमने साक्षरता। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन जो है हमने इस टॉपिक के अंतर्गत किया। जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझा कि भारत के अंतर्गत किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुई। फिर उसके बाद में जनसंख्या वितरण को समझा कि जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्षेत्रीय जो विशेषताएं होती हैं, क्षेत्रीय या भौगोलिक जो विशेषताएं होती हैं उस पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इस चीज़ को हमने जाना। फिर उसके बाद में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को समझा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो किस तरह से किन कारकों पर निर्भर करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में हमने लिंगानुपात को समझा, सेक्स रेशियो को जाना कि इंडिया का सेक्स रेशियो किस तरह से घटता जा रहा है, उसके कारणों को समझा। उसके बाद में लिटरेसी की जो दर, भारत की वर्तमान लिटरेसी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 73%, हमने इसको समझा। इस लिटरेसी के अंतर्गत ऐसे क्या काम किए जाए साक्षरता को बढ़ाने के लिए, तो हमने उसके बारे में समझा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई और उसके ताकि हमारी साक्षरता बढ़ सके। ओवरऑल हमने इस पॉपुलेशन वाले यूनिट में से जो है पूरे जो जनसंख्या वाला यूनिट है उस जनसंख्या वाले यूनिट में से आपको कंप्लीट पूरे पॉपुलेशन से जुड़े हुए, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के कारक हों या वितरण के कारण हों या उनको प्रभावित करने वाले कारक हों, या फिर भारत के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व के कितनी कैटेगरियां हैं, जनसंख्या वृद्धि की कितनी कैटेगरियां हैं, उन सभी के बारे में ओवरऑल आपके सारे बातों को रखा। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पॉपुलेशन का जो यूनिट है, इस पॉपुलेशन के यूनिट में से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और हमने आज जो है इस पॉपुलेशन के यूनिट को यहाँ हमने कंप्लीट किया है। और इसके अंतर्गत से आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो थे इसके कि जिनको आपके पूछा ही जाता है उनको हाईलाइट करके आपको समझाया है। जैसे जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन और जनसंख्या वितरण का क्वेश्चन हमने आपको बताया है किस तरह से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पॉपुलेशन के अंतर्गत यूनिट के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हैं। धन्यवाद।